सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में प्राय ता है, ती है तथा ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह एक पत्र लिखता है, सूर्य पूरब में निकलता है, अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने क्या चीज नोट करी कि हर वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है शब्द आ रहे हैं। तो ये तो हुई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कि वर्तमान समय में इसमें जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में वर्तमान समय में होने वाले कार्य का बोध होता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी वो प्रेजेंट में क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको क्या पता चला कि जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है भी आना जरूरी है। तो ये तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। एक चीज बच्चों ध्यान दो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं वो सामान्य घटनाएं होती हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, ये एक नॉर्मल घटना है, मतलब साधारण सा एक सेंटेंस है। दूसरा, सर्वव्यापी सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है। अब अगर हम चाहें भी ना तो सूरज को पश्चिम से नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। और एक आदत प्रकट करने वाले जो कार्य होते हैं यानी कि हैबिचुअल एक्शन, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। जैसे बैड बॉयज स्मोक, जो बुरे लड़के होते हैं वो स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो ये क्या है, ये उनकी हैबिट है। ये जो सेंटेंस है ये क्या शो कर रहा है, ये बैड बॉयज की हैबिट को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्लियर हो गया कि जो भी वाक्य प्रयुक्त होते हैं वो सामान्य घटनाएं, सर्वव्यापी सत्य और आदत को प्रकट करने वाले होते हैं। अब हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के नियमों को समझते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आई के साथ लिखा हुआ है, क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और बाकी एज इट इज लिख दिया ऑब्जेक्ट को। सेकंड, गुड बॉयज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। गुड बॉयज, तो यहाँ पर कितने, बहुत सारे बॉयज हैं, तो ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। बैड बॉयज स्मोक, तो यहाँ पर बैड बॉयज यानी बॉय, बहुत सारे बॉय हैं, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्लियर है, आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है जब हम उसको किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। हमारा दूसरा नियम है, ही, शी, इट, फादर, मदर या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर ही के साथ क्या लिखा हुआ ऊपर, ही, शी, इट सबके साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिखी और उसमें हमने एस को जोड़ दिया। क्लियर है, तो ही राइट्स अ लेटर बन गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर द सन, सन एक ही है, सिंगुलर है, क्लियर है। तो राइजेज, राइज के साथ एस लगाया हमने,
क्योंकि ये कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंगुलर और ही शी इट के साथ लगाते हैं। यहाँ पर मैंने फादर मदर इसलिए लिखा जिससे आप कभी फादर मदर कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन से पहले द नहीं लगाते हैं। जो हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस हैं, अगर वो प्यूरल में हैं, प्यूरल में क्या, प्यूरल में उनकी कॉमन नाउन है तो उससे पहले द यूज नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, बुरे लड़के, यहाँ पर जो लड़के शब्द है वो क्या है, वो कॉमन नाउन है लेकिन वो प्यूरल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि अगर कॉमन नाउन प्यूरल में हो तो और सेंटेंस हमारा हैबिट्स को शो कर रहा हो तो दा नहीं लगाएंगे। ये वाला सेंटेंस जो है बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, यानी कि ये हैबिट बता रहा है, जो बैड बॉयज होते हैं उनकी हैबिट होती है। ठीक है, ये हमें शो कर रहा है कि ये हैबिचुअल एक्शन है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, बैड बॉयज स्मोक। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। तो यहाँ पर डॉग जो है वो कॉमन नाउन है लेकिन वो प्यूरल में लिखा हुआ है। ठीक, तो सेम टाइप से दा नहीं लगाएंगे और ये डॉग्स की हैबिट्स को शो करता है ये वाला सेंटेंस, तो इसको लिखेंगे डॉग्स बार्क। लेकिन अब थोड़ा आप डिफरेंस देखिए कि डॉग्स बार्क और द डॉग्स बार्क में क्या अंतर है। अब अगर हम यही सेंटेंस लिख दें द डॉग्स बार्क, तो हिंदी में इसका सेंस निकलेगा कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन हैबिट को शो करने के लिए हमने कॉमन नाउन से पहले दा को हटा दिया। किस केस में, केवल प्यूरल कॉमन नाउन के केस में। क्लियर। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस समझे हैं स्ट्रक्चर की मदद से उनको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो वो बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब क्या है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स यानी जो भी कार्य को करने वाला है। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद ही शी इट, अगर कहीं पर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा। ठीक है, जो भी नियमों के अकॉर्डिंग एस या ईएस आना होगा। ये आपको एस या ईएस का एक छोटा सा चैप्टर होगा आपकी बुक में, वो आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियम है, नेगेटिव वाक्यों में प्राय नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर है कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें नॉट का प्रयोग होता है। किंतु कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। ये जो नियम है बेटा, ये सारे ही टेंसेस पर अप्लाई होता है कि कभी नहीं के लिए हम नेवर ही लगाएंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उज्जवल झूठ कभी नहीं बोलता। तो इसको कैसे लिखेंगे, उज्जवल नेवर टेल्स अ लाई। इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे, कभी नहीं आ गया है इसलिए नेवर का इस्तेमाल करेंगे। और उज्जवल क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल में एस का प्रयोग किया गया है। हमारा दूसरा नियम कहता है,
आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वे कठिन परिश्रम नहीं करते, हम हॉकी नहीं खेलते। तो इसको हमने ट्रांसलेट किया तो क्या हो गया, वे कठिन परिश्रम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पर दे क्या था, प्लूरल था। क्लियर। तो हमने दे के साथ क्या इस्तेमाल किया, हमने डू नॉट का प्रयोग किया केवल नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले हॉकी। यहाँ पर भी वी के साथ हमने क्या लगाया, डू नॉट का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि वी भी एक प्लूरल नाउन है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और देन ऑब्जेक्ट को लिखा। बच्चों देखो, आई, ध्यान रखना, आई के साथ डू नॉट ही आएगा। ठीक। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब एक चीज ना हमें लाइफ टाइम रही है कि आई को ना आई के साथ जो नियम अप्लाई होते हैं वो प्लूरल्स के क्यों होते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लग रहा है, तो आई तो सिंगुलर है, तो उसको प्लूरल की कैटेगरी में क्यों रखा। आपने बच्चों को भी ध्यान दिया कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैं जाता हूँ। ये जो हूँ शब्द है ना, इसको डिफाइन करने के लिए हमने आई को वी, यू, दे के साथ रखा है, जिससे हमें अंतर पता चले कि ये आई है। ठीक है। और इसके साथ हूँ आता है नहीं आता। क्लियर। तो आपको ये नियम क्लियर हो गया कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा नियम कहता है ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे शीला डज नॉट सिंग वेल। तो ये जो शीला है ये क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन है। तो इसकी जगह अगर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर होता नाउन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती। जैसे हमने सिंग का इस्तेमाल किया है और डज नॉट लगाते। एक चीज और ध्यान दो बच्चों, हम क्या करते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। अब आप क्या करो कि ये एक आप याद रखने के लिए एक मेथड याद रखो कि जब वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस सिंगुलर के साथ एस या ई एस जुड़ रहा है, तो यहाँ पर डू के साथ हमने ई एस को जोड़ दिया। क्लियर। तो वो क्या हो गया, डज। और नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। तो ये क्या हो गया, शीला डज नॉट सिंग वेल। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कभी भी कंफ्यूज मत होना कि डू नॉट आएगा या डज नॉट। अगर आपको पता है पॉजिटिव में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर के साथ डू में आप ई एस जोड़ दीजिए। ठीक है, ये याद रखने का एक मेथड बता रही हूँ मैं आपको, ये कोई नियम नहीं है। तो शीला के साथ क्या हो गया, मतलब सिंगुलर के साथ क्या हो गया, डज हो गया ऐड। तो ये बन गया डज नॉट। ये बात मैं एक बारी आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि नेवर के प्रयोग में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट होने पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन अगर प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे उज्जवल नेवर टेल्स अ लाई, ये पीछे भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ अगर आपका सब्जेक्ट इन सब में से कोई है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
दूसरा, ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ अगर ये इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एस या ईएस हम की जगह हमने क्या किया, डू में हमने ईएस को ऐड कर दिया, वो हो गया डज और ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाना है, हमने उसकी जगह क्या ले लिया, डज नॉट ले लिया। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद अब बारी आती है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं। तो अब जो नोट ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या की अंग्रेजी के लिए आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो हम आगे रीड करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को रीड करने के बाद अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को दो कैटेगरी में रखा है। पहला फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या से और आरंभ होने वाले वाक्य हैं। अभी हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप में ट्रांसलेशन के नियम हैं आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। आप बच्चों ध्यान दो, याद रखने के लिए ये वाली बात बता रही हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट लगाते हैं, और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल डू का प्रयोग करते हैं। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो? क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं? तो ये क्या से आरंभ हो रहे हैं दोनों वाक्य। ठीक है, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो बन जाएंगे डू यू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर जो क्या शब्द है उसके लिए स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है, सेंटेंस के बीच में नहीं, शुरुआत ही क्या से होनी चाहिए सेंटेंस की। ये पॉइंट नोट करके रखो। तो उसके लिए हमने आई वी यू दे अगर आ रहा है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने उससे पहले क्या लगाया, हमने उससे पहले डू का प्रयोग किया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखा। क्लियर? अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं? वाक्य हमारा क्या से ही स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। ठीक, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो डू दे टीच यू, तो यहाँ पर हमने जो डू है उसके साथ सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। क्लियर? हमारा दूसरा नियम कहता है ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में हमने ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगाया था, डज नॉट। और यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें हम क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह चावल खाता है? क्या वह फल नहीं खाती है? तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें जो क्या है उस शब्द के लिए डू या डज का प्रयोग करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या है, ही। तो ही के साथ क्या लगाना है, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, डज ही ईट राइस, और देन क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस अगर सही भी होगा ना तो आपको कभी नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा सेंटेंस, क्या वह फल नहीं खाती है? डज शी नॉट ईट फ्रूट्स। तो शी क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ डज का प्रयोग किया गया। और
क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट लिखा, उसके बाद फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। अब बच्चों यहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि ये नॉट को कैसे लिखें, वर्ब से पहले लिखें, सब्जेक्ट के बाद लिखें, कैसे लिखें। अभी आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिर्फ आप स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना और उसे अच्छे से याद करना, ये सारी चीज़ें उसी से क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि सिंगुलर के साथ और ही शी इट, ये जो हमारी सब्जेक्ट होता है, इसके साथ डज लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये नॉट को कहाँ सेट करना है, कहाँ नहीं करना, वो स्ट्रक्चर आपको अपने आप क्लियर कर देगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से यहाँ पर भी समझ लेते हैं। क्या अमित कभी झूठ नहीं बोलता, ये एक इंटारोगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें नेवर भी आएगा, कभी नहीं भी आया हुआ है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे डज, क्योंकि अमित क्या है, अमित सिंगुलर नाउन है, तो अमित के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डज का प्रयोग किया और कभी नहीं के लिए नेवर लिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल का यूज किया, तो हमारा सेंटेंस बन गया डज अमित नेवर टेल अ लाई। अब इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा डू। डू का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करना है, हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के अकॉर्डिंग डू का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपके सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य भी मिला हुआ है, यानी कि वो नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर उसमें नहीं शब्द आया हुआ है आपके इंटारोगेटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लिखेंगे। क्लियर, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस देखते हैं, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ। आपको पता ही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज का प्रयोग करना है, डज प्लस सब्जेक्ट आ गया हमारा जो भी है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, प्लस अगर सेंटेंस में नेगेटिव शब्द है, वो नकारात्मक सेंटेंस भी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। और नॉट शब्द है तो नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है और देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लो, आपको कभी भी टेंस को ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है इंटारोगेटिव सेंटेंसेस के सेकंड टाइप की, जो कि WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके ट्रांसलेशन के नियम को देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक में प्रश्नक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए शब्दानुसार व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन का प्रयोग सर्वप्रथम कीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट टाइप के वाक्यों के नियमों का ही पालन करेंगे। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट टाइप के इंटारोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था, सेम टाइप से ही ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में WH टाइप वर्ड आ रहा है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, व्हेन, हाउ, तो पहले हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे। WH टाइप इंटारोगेटिव सेंटेंसेस को हम कुछ मॉडल सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं, जैसे तुम अब क्या खाते हो, वह अब कहाँ जाता है, वह कब सोती है, यह बच्चा अब क्यों रोता है। आपने इन सभी सेंटेंसेस में नोट किया कि क्या, कहाँ, कब और क्यों ये शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। तो अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है जो सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो ये जो सेंटेंस है तुम अब क्या खाते हो, इसमें हम क्या शब्द की इंग्लिश, व्हाट को सबसे पहले लिखेंगे और बाकी जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो फर्स्ट टाइप से
ही मैच कर रहा है, यानी कि जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप में सेंटेंस बनाए थे, सेम टाइप से बनेगा। तो व्हाट के बाद हमने डू लिखा, डू किसके अकॉर्डिंग लिखा, डू हमने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट डू यू ईट नाउ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह अब कहाँ जाता है। तो कहाँ में हमने वेयर की इंग्लिश पहले लिख ली, उसके बाद अपने सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग हमने डज का प्रयोग किया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। क्लियर? वेयर डज ही गो नाउ, और देन क्वेश्चन मार्क। वह कब सोती है। तो यहाँ पर हमने व्हेन की इंग्लिश पहले लिखी, कब के लिए व्हेन आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट शी है, वह लड़की है ना, लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो शी आ गया। तो शी के अकॉर्डिंग हमने डज का प्रयोग किया, और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हेन डज शी स्लीप। यह बच्चा अब क्यों रोता है। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस चाइल्ड, यह बच्चा। तो यह बच्चा, तो इसके अकॉर्डिंग हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने डज लगाया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन नाउ, और देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ। कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रक्चर है हमारे पास हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम कहता है विच और हुज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में ना आपको एक सिलेक्शन डिफाइन करते हैं। विच हुज में सिलेक्शन प्रकट होती है। जैसे शीला कौन सा विषय नहीं पढ़ना चाहती, तो इसमें ये सिलेक्शन दिखा रहा है, ये सेंटेंस को पढ़कर पता चल रहा है कि शीला को सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है। दूसरा, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, ये इसमें जो यू है वो भी एक सेलेक्टिव बुक को पढ़ता है। तो अब जब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हम कैसे करेंगे, शीला कौन सा विषय नहीं पढ़ना चाहती, विच सब्जेक्ट। यहाँ पर हम विच के साथ सब्जेक्ट को, यानी जो भी उसका सिलेक्शन है जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको साथ में लिखेंगे। विच सब्जेक्ट डज शीला नॉट वांट टू रीड। तुम किसकी किताब पढ़ते हो, हुज बुक डू यू रीड। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसको प्रश्नवाचक शब्द के साथ में लिखना है। ये केवल विच और हुज वाले सेंटेंसेस में ही अप्लाई होता है। तो आप इन सेंटेंसेस को जब भी बनाओगे, जो विच वाले सेंटेंसेस हैं या फिर हुज वाले सेंटेंसेस हैं, उनमें ध्यान देना कि जिसके बारे में पूछा गया है, जैसे विच सब्जेक्ट हुज बुक, उसको आप प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही लिखेंगे। क्लियर? बच्चों, ये जो तीसरा नियम है आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। हु के प्रयोग को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हु के तुरंत बाद ही वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पहला सेंटेंस ध्यान दो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो पूछ रहा है उसे पता है कि सामने वाले को इंग्लिश केवल एक ही व्यक्ति पढ़ाता है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, इसका मतलब जो पूछ रहा है उसे पता है कि सामने वाले को इंग्लिश बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। अब जब हम इनकी ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो देखना इनमें क्या अंतर है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसकी इंग्लिश बनी हु टीचेज यू इंग्लिश। और तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, हु टीच यू इंग्लिश। अभी कंफ्यूज हो, क्लियर कर देते हैं। बच्चों देखो, जब आपको पता है कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। आप यहाँ पर ये मत सोचना कि यू हमारा सब्जेक्ट है,
यू हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट हु है। ठीक है, हु अगर एक व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, और अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग एस या ईएस नहीं लगेगा। ये चीज़ आप गांठ बांध लो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। किताब में भी कहीं पर आपको यू के साथ एस लगा हुआ मिलेगा और कहीं पर हटा हुआ मिलेगा, तो आप ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में हु बात कर रहा है या बता रहा है तो वहाँ एस या ईएस लगेगा। और केवल अगर कहीं पर सिंगुलर है, सॉरी, अगर केवल प्यूरल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा। आपको पता है ना, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं और प्यूरल के साथ नहीं लगाते हैं। अब ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाया। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को हमने लगाया है। एक बार दोबारा बता रही हूँ कि यू यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा इस जगह पर हु है। क्लियर है? तो कभी भी इस टाइप के सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन बच्चों एक बारी क्या होता है, एक बारी नहीं कई बारी क्या होता है कि हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हम रिस्पेक्ट देने के लिए भी ना, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए भी हैं शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हैं शब्द है ये प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है या फिर रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर ये रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो हु टीचेज यू आएगा, और अगर ये प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपको पता है कि इसको इंग्लिश बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। क्लियर? और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में ये कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाना मैंडेटरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फिर प्रश्न की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही आपने आंसर सही लिखा हो। चलिए अब एक नज़र इसके स्ट्रक्चर पर भी डाल लेते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ अगर आपका ये सभी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH टाइप वर्ड आप सबसे पहले लिखोगे, फिर आप डू लगाओगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है तो नॉट की इंग्लिश लिखनी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप देखते हैं, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ अगर ये सब हमारा सब्जेक्ट है तो WH टाइप वर्ड पहले लिखोगे, फिर डज का प्रयोग करोगे अपने सब्जेक्ट को देखते हुए। नॉट है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट की इंग्लिश लिखोगे, नॉट की इंग्लिश तो नॉट ही होती है, नकारात्मक शब्द है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे नॉट। देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आपका WH टाइप क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है, आप इसको बड़े ध्यान से अच्छे से समझो, सारी चीज़ें इसी के ऊपर बेस्ड हैं। अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ लिया है और उसके सारे सेंटेंसेस के रूल्स भी क्लियर कर लिए हैं, तो अब बारी आती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। बच्चों यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटारोगेटिव सेंटेंसेस और मिसलेनियस सेंटेंसेस की ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके या थोड़ा आगे पीछे करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और ये उसकी आंसर शीट है
जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की एक साथ है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और मिसलेनियस सेंटेंसेस की आंसर शीट एक साथ दी हुई है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।